दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था वैदिक सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बाद में हमारे नेक्स्ट टॉपिक भारतीय इतिहास में आता है, जिसे हम महाजनपद काल या बौद्ध काल भी कह सकते हैं। देखिए, महाजनपद काल या बौद्ध काल, जिसका मोटे तौर पर अनुमानित समय लगभग मान के चले 600 ईस्वी से 483 ईस्वी के मध्य लगभग मान सकते हैं। हालांकि ये डेटें थोड़ी अनुमानित हैं, यहां पर मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं कि इसी के समय था यह, लेकिन इस टॉपिक को समझने की चेष्टा कीजिएगा। शब्द क्या है? महाजनपद काल, यानी बड़े बड़े राज्यों का समय। और इन बड़े बड़े राज्यों में गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर के नेतृत्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का हिंदुस्तान में उदय हुआ था, और हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म और जैन धर्म काफी पल्लवित हुआ था, काफी फैला था। महाजनपद काल, एक बार इस टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कभी कभार यहां से भी सवाल उठ के आ सकते हैं, और ज्यादा मुश्किल बड़े सवाल नहीं होंगे, आपको सिंपल से सीधे से सवाल दिए जा सकते हैं। देखिए, महाजनपद काल, जिसके अंतर्गत भारत में गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर के समकालीन भारत में 16 बड़े बड़े राज्य थे, इसलिए इन्हें 16 महाजनपद काल भी कह सकते हैं। षोडश महाजनपद शब्द लिखा हुआ है, षोडश। देखिए, बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ आपने सुना होगा। बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है त्रिपिटक, तीन पिटक, त्रिपिटक। सबसे पहला सुत्त पिटक, जिसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं। दूसरा है विनय पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के आचार नियम हैं कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म के नियम हैं, कायदे हैं। और तीसरा है अभिदंभ पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म में क्या क्या परिवर्तन आए हैं वो सारी बातें हैं। सुत्त पिटक का एक भाग है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। सुत्त पिटक के अनेक भाग हैं, जिसमें से एक भाग का नाम है अंगुत्तर निकाय, यानी बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ त्रिपिटक, और त्रिपिटक का एक भाग सुत्त पिटक, जिसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं, और सुत्त पिटक का एक भाग अंगुत्तर निकाय। उस अंगुत्तर निकाय में 16 बड़े बड़े राज्यों का वर्णन है। सवाल बनाया जा सकता है कि भारत में आर्य सभ्यता के बाद या वैदिक सभ्यता के बाद 16 बड़े बड़े राज्य थे। इस बात का वर्णन कौन सी पुस्तक में है? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के एक पिटक सुत्त पिटक, उसके एक भाग अंगुत्तर निकाय में है। हालांकि यह बात सिर्फ अंगुत्तर निकाय में नहीं है, एक जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, उसमें भी 16 बड़े बड़े राज्यों का वर्णन है। कहा जाता है कि आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के बाद भारत में अलग अलग इलाकों में 16 बड़े बड़े राज्य थे, जिसे हम 16 महाजनपद काल कह सकते हैं। 16 बड़े बड़े राज्य थे। ज्यादा कोई मुश्किल भरा सवाल आपसे पूछा जाएगा नहीं, लेकिन आपको छोटे लेवल का सवाल जरूर पूछा जाएगा। और वैसे बड़े से छोटे एग्जाम, अधिकांश एग्जाम में सिर्फ साधारण सा सवाल 16 महाजनपदों से रिलेटेड होता है। एक और आपको राज्य दे दिया जाता है, दूसरी ओर उसकी राजधानी, कि कौन सा राज्य, उसकी राजधानी क्या थी, आपस में मिलान करना होता है। या कभी कभार कोई राज्य पूछ लिया जाता है और उसकी राजधानी पूछ ली जाती है। तो भारत में 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में
आपने नाम जरूर सुने होंगे बहुत सारों के, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, अज्जी, वज्जी, काम्बोज, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सौरसेन, ये नाम आपने काफी सुने होंगे। ये 16 बड़े बड़े राज्य थे जो संपूर्ण आर्यावर्त में फैले हुए थे। ठीक है, उसमें से एक राज्य था अंग। यह अंग राज्य था जिसकी राजधानी थी चंपा। यह अंग राज्य फैला हुआ था वर्तमान पश्चिमी बंगाल और बिहार के बीच में। उसी के जस्ट पड़ोस में था मगध। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगीर, जिसे राजगृह भी कहा जा सकता है। दूसरा नाम है राजगृह या राजगीर। बाद में मगध साम्राज्य की राजधानी बनी थी पाटलिपुत्र अर्थात पटना। यह वर्तमान बिहार में है। यह दूसरा राज्य। तीसरा था काशी, जस्ट मगध साम्राज्य के पड़ोस में काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। चौथा राज्य था कौशल। कौशल राज्य वर्तमान उत्तर प्रदेश में मौजूद था। इसकी राजधानी थी साकेत, जिसे अवध या अयोध्या भी कहा जाता है। नाम काफी सुना होगा, अयोध्या या अवध। यह कौशल राज्य था। इसके पास में एक और राज्य था मत्स्य। यह मत्स्य वर्तमान राजस्थान के भरतपुर, झुंझुनू और धौलपुर वाले इलाके में मौजूद था, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। देखिए दोस्तों, कोई मुश्किल भरा सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपको एक और राज्य दिए जाएंगे, दूसरी और उसकी राजधानी आपको मिलाना होगा आपस में। ठीक है, भारत के अलग अलग इलाकों में कौन कौन से कहां कहां राज्य थे, वो सारा मैं वर्णन यहां ले रहा हूं। और कुल मिला के 16 बड़े बड़े राज्य थे। ठीक है, एक राज्य था जिसका नाम था चेदी। यह चेदी जस्ट कौशल के नीचे थोड़ा बुंदेलखंड के आसपास पड़ता था, जिसकी राजधानी थी शुक्तिमती। आपने रामायण और महाभारत काल के अंदर यहां इन राज्यों का वर्णन काफी सुना होगा। जैसे कि चेदी राज, आपने नाम सुना होगा शिशुपाल, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था। मगध सम्राट का नाम सुना होगा जरासंध। ठीक है, तो रामायण और महाभारत काल में भी इनका वर्णन है। अंगराज, महाभारत में आपने नाम सुना होगा अंगराज कर्ण, जो कि दुर्योधन के मित्र थे। काशी नरेश का भी जिक्र आता है महाभारत काल में। उनकी 3 राजकुमारियों का भीष्म ने हरण किया था, जिनका नाम था अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें रामायण और महाभारत से टच करती हुई निकलती हैं। इसके अलावा एक राज्य था वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशांबी। यह वत्स राज्य था वर्तमान इलाहाबाद के थोड़ा सा साउथ में, जिसकी राजधानी थी कौशांबी। यूपी में ही पड़ता है यह। इसके अलावा राज्य था अवंती, जिसे अवंतिका भी कहा जा सकता है, अवंती रठ भी कहा जा सकता है। अवंती की 2 राजधानियां थी। एक राजधानी थी उत्तरी राजधानी उज्जैनी, जिसे वर्तमान में उज्जैन कहते हैं, और दूसरी दक्षिणी राजधानी थी माहिष्मती। बाहुबली वाली फिल्म वाली माहिष्मती नहीं, यह वर्तमान में मध्य प्रदेश वाले इलाके में पड़ता था। अवंती राज्य काफी शक्तिशाली राज्य था। इसके अलावा एक राज्य था जिसका नाम था शूरसेन। शूरसेन वर्तमान आगरा और मथुरा के बीच में पड़ता था यहां पर, जिसकी राजधानी थी मथुरा। एक था कुरु, वर्तमान दिल्ली के आसपास वाला इलाका था। आपने नाम सुना होगा कुरुक्षेत्र, जिसकी राजधानी थी हस्तिनापुर। महाभारत में काफी नाम सुना होगा हस्तिनापुर। पूरी महाभारत इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं।
कुछ और राज्य जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, इसके अलावा एक राज्य था पंचाल। पंचाल राज्य की राजधानी थी कांपिल्य। यह वर्तमान थोड़ा सा उत्तराखंड वाले इलाके के अंतर्गत फैला हुआ था, थोड़ा सा इसके उत्तर में पंचाल राज्य। एक राज्य था जिसका नाम था अशमक, जिसकी राजधानी थी हाटक। एक राज्य था गांधार। गांधार राज्य की राजधानी थी तक्षशिला। यह वर्तमान में जो पेशावर और पाकिस्तान वाला इलाका जो है वहां फैला हुआ था। एक राज्य था कंबोज। जिसकी राजधानी थी पोतन। यह वर्तमान में दक्षिणी इधर कर्नाटका वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 16 बड़े बड़े राज्य थे, तो 16 बड़े बड़े राज्य थे नो डाउट, जिसमें से 14 जो राज्य हैं, ये बात तो आपको पुस्तकों में भी मिल जाएगी आसानी से कि 16 बड़े बड़े राज्य थे, लेकिन यह बात आपको नहीं मिलेगी आसानी से पुस्तकों में या गाइड्स बुक में, तो लगभग संभावना ही नहीं है। 16 बड़े बड़े राज्यों में 14 जो थे वो राजतंत्र थे, यानी वहां राजाओं का निरंकुश शासन था। राजतंत्र मतलब वहां पर राजाओं का शासन था। जो आपके सामने लिखे हुए हैं ना, अंग जिसकी राजधानी चंपा, मगध राजधानी राजगीर, काशी जिसकी राजधानी वाराणसी, मत्स्य जिसकी राजधानी है विराटनगर, कौशल जिसकी राजधानी है साकेत, चेदी जिसकी राजधानी है सुक्तिमती, वत्स जिसकी राजधानी है कौशांबी, अवंती की 2 राजधानियां उज्जैनी और माहिष्मती, सोरसेन जिसकी राजधानी है मथुरा, कुरु हस्तिनापुर, पांचाल, कांपिल्य, अशमक, हाटक, गांधार, तक्षशिला और कंबोज, पोतन, ये 14 राज्य जो थे वह राजतंत्र थे। ध्यान दीजिएगा, 14 राज्य राजतंत्र थे। ये लगभग लोगों को नहीं पता, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन बोर्ड जो चीज पता नहीं होती है वहीं से हमको घेरने की कोशिश करता है। यानी आने वाले समय में आपके यह सवाल शायद मुश्किलें पेश कर सकता है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर यह सवाल आया तो जो वीडियो देख रहे हैं वो ही कर पाएंगे, बाकी के करना इतना आसान नहीं रहेगा। 2 राज्य जो थे वह थे गणतंत्र, जहां पर जनता का शासन था। तो 14 + 2 कितने हो गए? 16 बड़े बड़े राज्य। उन 2 को मैं अलग से लिखूंगा जो गणतंत्र थे, ठीक है। बाकी 16 में से 14 जो राज्य हैं वो विशुद्ध रूप से राजतंत्र थे, ठीक है। और बाकी 2 हैं वह गणतंत्र थे जहां जनता का शासन था, ठीक है। और वो 2 कौन से थे जो गणतंत्र थे वो भी देख लेते हैं। ये 2 गणतंत्र जो थे वो नेपाल में थे, इस वाले इलाके में थे 2 गणतंत्र। पहले गणतंत्र का नाम था लिच्छवी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। यह विशुद्ध रूप से गणतंत्र था, और इसी गणतंत्र को आपको कुछ हद तक आइडिया हो तो मैं अभी फिलहाल बताना नहीं चाह रहा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि लिच्छवी गणतंत्र को मगध सम्राट अजातशत्रु ने परास्त किया था। खैर वो बाद में डिस्कस करेंगे। लिच्छवी एक गणतंत्र था जो 15वां महाजनपद कह सकते हैं, जहां पर जनता का शासन था। और 16वां गणतंत्र था जिसका नाम था वज्जी संघ। यह भी नेपाल में था। ये दोनों नेपाल में थे जो गणतंत्र थे। वज्जी संघ में 8 राज्य थे जिससे एक संघ मिलकर बना था। 8 राज्य थे वज्जी संघ में जिससे एक वज्जी संघ मिलकर बना था, और इसी वज्जी संघ को मगध सम्राट अजातशत्रु ने परास्त भी किया था। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, वज्जी संघ में 8 राज्य कौन कौन से थे। वैसे ये बात लगभग बहुत कम लोग जानते हैं। वो सीधा सा बस वज्जी को एक तरह का राज्य मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें एक
था मौर्य, जिसकी राजधानी थी पिपलीवन। नाम सुना होगा आपने, पिपलीवन के मौर्य। एक था कोलिय, जिसकी राजधानी थी रामग्राम। एक था शाक्य, कुशीनारा के शाक्य। और एक और शाक्य राज्य था जो कपिलवस्तु से संबंधित था। और मैं आपको बता दूं, इसी शाक्य कुल, कपिलवस्तु के शाक्य कुल, जो कि वज्जी संघ का हिस्सा था। वज्जी संघ मतलब 8 राज्यों का संघ। 8 राज्यों का संघ है, वह वज्जी संघ कहलाता है। ठीक है, उसमें से एक शाक्य कुल था जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। इसी शाक्य कुल में गौतम बुद्ध जन्मे थे। एक था बुलिय, जिसकी राजधानी थी अल्लकप्प। एक राज्य था विदेह, जिसकी राजधानी थी जनकपुर। आपको पता होगा, इसी विदेह कुल से सीता जी संबंधित थे, जो नेपाल में थे, माता सीता। तो कुल मिला के ऐसे 8 राज्यों का एक संघ था जिसे वज्जी संघ कहा जाता है। देखिए, ये जो रेड पेन में मैंने लिखा है, ये तो आपको पुस्तकों में, गाइडों में आसानी से मिल जाएगा कि किस राज्य की कौन सी राजधानी थी। लेकिन जो ब्लू पेन से लिखा है वो आपको आसानी से नहीं मिलेगा, वहां आपको फंसाया जा सकता है बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, तो एक बार बोर्ड पे सरसरी नजर डाल के आप देख लीजिए कि भारत में वैदिक सभ्यता के बाद में क्या स्थिति थी। 16 बड़े बड़े राज्य थे। उन 16 राज्यों में 14 राजतंत्र थे और 2 गणतंत्र थे। 2 गणतंत्र थे नेपाल की तराई में, और बाकी 14 जो हैं वह आपके भारत के अंदर राजतंत्र थे, जो विशुद्ध रूप से राजाओं का शासन होता था, और गणतंत्र मतलब वहां पर जनता का शासन होता था। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यह है महाजनपद काल, जिनका वर्णन अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, अब आते हैं आगे हिंदुस्तान में और क्या हुआ उस बातों पर। देखिए, आपने सीरियलों में भी देखा होगा, बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा, राजाओं का, हमारे प्राचीन राजाओं का काम क्या था? एक ही काम था, आक्रमण। मतलब कुल मिलाकर दूसरे राज्यों पर आक्रमण करना, उन्हें जीतना। अब चूंकि राजा है तो आपसी लड़ाइयां तो होगी, आपसी लड़ाइयां होगी तो सारे तो जीत नहीं सकते, जो शक्तिशाली होगा वो जीतेगा। तो इन 16 ही बड़े बड़े राज्यों में आपस में संघर्ष हुआ, लड़ाइयां हुई, और उन 16 में से 4 राज्य जो थे वह काफी शक्तिशाली राज्य थे, जिन्होंने दूसरे राज्यों को हरा दिया। एक राज्य था मगध, दूसरा राज्य था कौशल, तीसरा राज्य था वत्स, और चौथा राज्य था अवंती। इन राज्यों ने अपने आसपास के जितने भी राज्य थे उनको जीतकर अपने कब्जे में ले लिया, वहां के राजाओं को हराकर अपने अधीन कर लिया। यानी ये 4 अंतिम रूप से शक्तिशाली थे, जिन्होंने दूसरे राज्यों को कड़ी टक्कर दी थी, और कड़ी टक्कर देकर उन्हें हराकर समाप्त कर दिया। चलिए बात करते हैं इन चारों शक्तिशाली राज्यों की। उन चारों शक्तिशाली राज्यों में क्या थी ऐसी विशेषताएं, और कौन कौन थे वो सम्राट जो दूसरों को बुरी तरह से परास्त कर रहे थे। चलिए शुरू करते हैं उस बातों को। इन 16 राज्यों में अभी अभी मैंने बताया 4 शक्तिशाली राज्य थे। पहला शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था मगध, और यह मगध बिहार में था। प्रारंभिक राजधानी थी वह थी राजगृह। और बाद में इन्होंने राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र, राजगीर या राजगृह।
और इस वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट था अजातशत्रु। यह अजातशत्रु कौन है, क्या किया था इसने, उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा राज्य था, अभी अभी मैंने बताया था, और वो दूसरा राज्य था वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशांबी, वर्तमान इलाहाबाद के साउथ में, जिसे प्रयागराज कहते हैं। इलाहाबाद अब नहीं कहना चाहिए, अब इलाहाबाद नाम नहीं है, अब प्रयागराज नाम है। योगी जी की सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया है। कौशांबी, वत्स नरेश था ओदाइन, जो काफी शक्तिशाली था। तीसरा राज्य था कौशल, जिसकी राजधानी थी साकेत अर्थात अयोध्या, जिसे कुछ हद तक अवध भी कहते हैं। और वहां का शक्तिशाली सम्राट था प्रसेनजीत। और चौथा शक्तिशाली राज्य था अवंती, अवंतीपुर, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी थी माहिष्मती। और वहां का शक्तिशाली सम्राट था चंडप्रद्योत। देखिए, ये चार शक्तिशाली राज्य थे जो 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल थे। इन चारों शक्तिशाली राज्यों के इन सम्राटों ने दूसरे राज्यों को बुरी तरह से हराकर अपने राज्य में समाहित कर दिया, और ये चार बड़े बड़े निरंकुश राजतंत्र बन चुके थे। इन चारों में भी स्वाभाविक सी बात है, आपसी लड़ाइयां होगी। तो आपसी लड़ाई में सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो अंतिम रूप से मगध बचा, और मगध ने इन तीनों राज्यों को ही धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया। यानी आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, जो एक तरह से हम क्रम से देखें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसको हम कहेंगे मगध काल, या मगध का उत्कर्ष, या मगध का समय। यानी एक तरह से क्रमबद्ध देखा जाए तो भारतीय इतिहास का चौथा टॉपिक होना चाहिए, वह है मगध साम्राज्य। इस मगध साम्राज्य ने तीनों राज्य यानी वत्स, अवंती और कौशल राज्य को भी हराकर अपने अधीन कर लिया था। मगध साम्राज्य में अगर प्रमुख वंशों की बात करूं मैं, तो सबसे पहला वंश था, उस वंश का नाम था बृहद्रथ वंश। दूसरा वंश था हर्यंक वंश, और तीसरा वंश था शिशुनाग वंश, और चौथा वंश था नंद वंश। ये चार वंश थे मगध साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली। देखिए, भारतीय इतिहास में उल्लेख है इन चारों वंशों के बारे में। बृहद्रथ वंश का सबसे पहला सम्राट बृहद्रथ माना जाता है, खुद बृहद्रथ। और उसके बाद में दूसरा सम्राट माना जाता है जरासंध, जो सबसे शक्तिशाली सम्राट था। आपको पता होगा महाभारत काल में इस जरासंध का उल्लेख आपने पढ़ा होगा जरूर। इसी जरासंध के टुकड़े किए थे भीम ने चीर के, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उल्टे फेंका था, तब जाके ये चिपका नहीं था। उसके बाद में नंबर आता हर्यंक वंश का। हर्यंक वंश का पहला सम्राट था जिसका नाम था बिंबिसार। हर्यंक वंश का दूसरा सम्राट था जिसका नाम था अजातशत्रु, जिसका कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था, सबसे शक्तिशाली था। उसके बाद में इस वंश का तीसरा सम्राट था उदायन। अगर शिशुनाग के वंश की बात करूं तो सबसे शक्तिशाली जो सम्राट थे शिशुनाग वंश के, उसका नाम था शिशुनाग खुद। और उसके बाद में नेक्स्ट दूसरा जो सम्राट जो शक्तिशाली था जिसका नाम था कालाशोक, जिसे काकवण भी कहते हैं। उसके बाद में बात करें नंदवंश की, तो नंदवंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट था, सबसे पहला संस्थापक महापद्मानंद, जिसे कुछ पुस्तकों में उग्रसेन भी लिखा गया है। और महापद्मानंद के पुत्र थे 9 पुत्र, जिसे नवनंद कहते हैं, और उसमें से नवानंद था
वो मैं आपको कुछ देर बाद में बताऊंगा, क्योंकि हम इतिहास को एक सीरियल की तरह लेते हैं, और स्पेशली मेरी क्लास में। देखिए, बृहद्रथ वंश का पहला सम्राट था बृहद्रथ। ज्यादा काम नहीं आएगा आपके, बस ये वंशों का क्रम थोड़ा सा आपको याद हो जाए तो ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्रमानुसार सजाइए एक नए तरीके से सवाल बनाया जाता है। तो सबसे पहले बृहद्रथ वंश, फिर हर्यंक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, ये सही क्रम है। अगर मैं इनके सम्राटों की चर्चा करूं तो बिंबिसार की चर्चा यहां पर करनी चाहिए मुझे, क्योंकि बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अगर आपको पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के समय हिंदुस्तान का सम्राट कौन था, तो उत्तर होगा बिंबिसार। और दूसरी बात, बिंबिसार की विशेषता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके दरबार में एक प्रसिद्ध आयुर्वेद शास्त्री रहते थे, जिनका नाम था जीवक। और मैं आपको बता दूं, इन्हीं जीवक ने पूरे विश्व में सबसे पहले पीलिए से इलाज किया था। आप सोचिए, आज से लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, और 500 ईसा पूर्व हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या होता था, पीलिए तक से इलाज होता था। 500 ईसा पूर्व 2020 में ऐड कर लो, यानी 2500 साल पहले क्या थी हमारी टेक्नोलॉजी, क्या था हमारा आयुर्वेद, कहां था भारत। और आज कोरोना की एक वैक्सीन तक नहीं ढूंढ सकते। दुर्भाग्य है, क्योंकि टिकटॉक और फेसबुक ने यहां के युवा टैलेंटेड लोगों का, युवाओं का मस्तिष्क खोखला कर दिया है। लगभग पूरे विश्व में कला, विज्ञान, साहित्य का जन्मदाता है हिंदुस्तान। जब दुनिया जंगलों में नंगी घूमती थी, ये स्पेशली फॉरेनर लोग, यूरोपियंस लोग, जब हिंदुस्तान काफी आगे बढ़ चुका था। आपके सामने की बात है ये। हालांकि हमारा इतिहास बहुत कुछ मिटा दिया गया है, उसे तोड़ने की कोशिश की गई, झूठ लिखने की कोशिश की गई। मेरा दावा है हिंदुस्तान का इतिहास 98% झूठा है, लेकिन फिर भी इसको झूठ की बजाय अगर सच भी माने तो भी पूरे विश्व में हम आगे थे। हमारे पास में यह लिखित सबसे पहला प्रमाण है जब हमने पीलिए से इलाज किया था। 2500 साल पहले की लगभग की बात है। ये गर्व की बात है हमारे देश के लिए। खैर, उसके बाद में नेक्स्ट सम्राट आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु की 2-3 विशेषताएं आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अजातशत्रु एक कूटनीतिज्ञ था, और अपनी कूटनीति से इसने नेपाल की तराई में वज्जीशंग और वैशाली साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, आसपास के राज्यों को समाप्त कर दिया था। यह वही अजातशत्रु हैं जिसने 2 सबसे बड़े हथियार बनाए थे। युद्ध के लिए सबसे पहले 2 बड़े बड़े हथियार बनाए थे। एक हथियार का नाम था महाशिलाकंटक यंत्र, और दूसरे हथियार का नाम था रथमूशल। महाशिलाकंटक यंत्र, आप सबने लगभग बाहुबली फिल्म तो देखी होगी। उस बाहुबली फिल्म में वो बड़े बड़े भाटे फेंकने का, बड़े बड़े पत्थर फेंकने का वो हथियार नहीं था। वो महाशिलाकंटक यंत्र वो बाहुबली ने नहीं बनाया था, वो तो राजामौली की कल्पना है। वो सबसे पहला हथियार बनाया था अजातशत्रु ने। अगर रियल में कहा जाए तो हिंदुस्तान का बाहुबली कौन था? अजातशत्रु। रथमूसल, उसी फिल्म बाहुबली के अंदर आपने बाहुबली के भाई बल्लाल देव के पास में एक हथियार देखा होगा जो वो युद्ध में लेकर जाता है। बाहुबली फिल्म 1 में वो रथ के आगे वो चक्री लगी होती है ना दूसरों को काटने की, वो वाला हथियार भी अजातशत्रु ने बनाया था। यानी राजामौली साहब ने यहां से कॉपी की है। ठीक है, उदाइन पे आने से पहले एक और बात अजातशत्रु की मैं कर लेता हूं। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगीर में, लगभग 483 ईसा पूर्व में, जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी गौतम बुद्ध दुनिया छोड़ के किसके समय हिंदुस्तान से गए थे? अजातशत्रु के समय गए थे। ठीक है, मगध सम्राट अजातशत्रु के बाद में उसका पुत्र उदाइन सम्राट बना। और इसी उदाइन की एक विशेषता आपके एग्जाम में काम आ सकती है। उदाइन ने सबसे पहले राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। राजगीर से सबसे पहले
राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाई, सवाल बनाया जा सकता है, तो आपका उत्तर होगा मगध सम्राट, हर्यंक वंशी सम्राट उदयन ने। उसके बाद में बात आती है शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश का पहला शासक था शिशुनाग। देखिए शिशुनाग वंश और नंद वंश दोनों निम्न कुल से बताए जाते हैं। कहते हैं कि ये जाति से नापित थे, नाई थे, शूद्र वर्ण से थे। शिशुनाग वंश एक निम्न कुल के सम्राट थे और शिशुनाग वंश से के बाद में नेक्स्ट सम्राट बना कालाशोक, जिसे काकवण भी कहते हैं कि काले कौए जैसा था। इसी के समय कालाशोक के समय 383 ईसा पूर्व में, जस्ट 100 साल बाद में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कालाशोक के समय और यह संगीति आयोजित हुई थी वैशाली में। कुल मिला के 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, 4 बौद्ध धर्म सम्मेलन हुए थे। पहला बौद्ध धर्म सम्मेलन या संगीति आयोजित हुई थी मगध सम्राट अजातशत्रु के समय राजगीर में 483 ईसा पूर्व में। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कालाशोक के समय वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। बौद्ध संगीतियों में क्या क्या हुआ उसकी डिटेल में अलग से एक टॉपिक में आपको समझा दूंगा। फिलहाल यहां पर हम शासकों के क्रम के हिसाब से चल रहे हैं। उसके बाद में नंबर आता है नेक्स्ट वंश, जिस वंश का नाम है नंद वंश। और नंद वंश का पहला सम्राट था महापद्मानंद। महापद्मानंद जिसे उग्रसेन भी कहते हैं, यह जाति से एक नापित था, नाई था। इस महापद्मानंद के 9 पुत्र थे। महापद्मानंद के 9 बेटे थे जिन्हें नवनंद कहा जाता है। इन 9 बेटों में सबसे छोटा जो बेटा था वह काफी उग्र और काफी शक्तिशाली था। इतिहास उस 9वें बेटे उग्रसेन के 9वें बेटे का नाम, यानी इन नवनंदों का नाम तो वास्तव में नहीं जानता, 9वें बेटे का वास्तव में नाम इतिहास नहीं जानता, लेकिन कहते हैं कि इस 9वें व्यक्ति को जनता का खून चूस चूस कर, जनता को परेशान कर करके उसे धन एकत्रित करने का बड़ा शौक था। इसलिए जनता उस 9वें नंद को धनानंद कहती थी। आपने नाम सुना होगा मगध सम्राट धनानंद, जिसको धन में बड़ा आनंद आता था, इसलिए जनता उसे धनानंद कहती थी। इसी धनानंद के समय हिंदुस्तान में एक तस्वीर बदली, और वो क्या तस्वीर बदली और क्यों बदली, चलिए उसको जानते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि भारत में जो सम्राट था जिसका नाम था धनानंद, जिसे धन एकत्रित करने का बड़ा शौक था, उसी धनानंद के समय थोड़ा सा हम यूरोप की तरफ चल देते हैं तो थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि मैं आपको डे 1 से कह रहा हूं कि मेरी क्लासें और इतिहास को पढ़ने और पढ़ाने का एक ही तरीका है कि इतिहास को सीरियलों की तरह लेना चाहिए, फिल्मों की तरह लेना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि फिल्में अच्छे से याद होती हैं और अब तक आपको मेरे द्वारा बताया गया थोड़ा सा फिल्मी अंदाज से जरूर समझ में आया होगा, और आएगा भी क्यों ना, क्योंकि तरीका थोड़ा सा भिन्न है मेरा समझाने का, और अब तक ये तरीका काफी लोगों को रास आया है। देखिए, भारत में सम्राट था मगध सम्राट जिसका नाम था धनानंद। अभी अभी मैंने कहा आपसे, महापद्मानंद के सबसे छोटा लड़का था जिसका नाम था धनानंद, जिसने अपने बाप महापद्मानंद को मारकर वह मगध सम्राट बना था। इस भारत के पड़ोस में आपको पता होगा एक देश है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के उत्तर में एक देश है अफगानिस्तान।
यहां पे है ईरान, जिसे पहले फारस कहा जाता था या पर्सिया कहा जाता था, और यह है सऊदी अरब, ठीक है। और यहां पर है बीच में एक कैस्पियन सागर, इधर इजराइल और सीरिया जैसे देश हैं। यह देश है जिसका नाम है ग्रीस, जिसे हिंदी में यूनान कहते हैं। पहले इस देश को कहा जाता था मैसिडोन, मैसिडोनिया। मैसिडोनिया यूनान, ग्रीस का एक इलाका। इस मैसिडोनिया में एक कबायली रहता था जिसका नाम था फिलिप। फिलिप नाम का एक कबायली रहता था, खाना बदोश, गुंडा। उस फिलिप की एक बीवी थी जिसका नाम था ओलिंपिया। इस कबायली फिलिप ने यूनान की राजकुमारी ओलिंपिया का जबरदस्ती हरण किया और हरण करके उसे जबरदस्ती एक बच्चा पैदा किया। ओलिंपिया फिलिप को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसका हरण हुआ था। इस ओलिंपिया और फिलिप का एक बच्चा था जिसका नाम रखा गया था अलेक्जेंडर। नाम सुना होगा, जिसे हम हिंदुस्तानी सिकंदर कहते हैं। इस अलेक्जेंडर को उसकी मां ओलिंपिया ने एक ही बात कही थी कि बेटा, लोग आएंगे भूल जाएंगे समय के साथ। अगर दुनिया में अपना नाम करना है, अपना झंडा गाड़ना है, तो ऐसा काम करो कि दुनिया तुम्हें कभी ना भूल पाए। देखिए, आपकी नजर में वो विश्व है जिसे आप जानते हैं, यानी आपको पता है कि पृथ्वी पे इतने सारे देश हैं, तो आपके लिए वो विश्व हो गया। मान लो आने वाले 50-60 सालों में पृथ्वी के अलावा और किसी ग्रह की खोज हो जाए और आने वाले 100 सालों के अंदर अगर इंसान उस ग्रह तक पहुंच जाए, तो आपके लिए वो भी विश्व कहलाएगा। यानी जिस मनुष्य को जिस एरिया का नॉलेज होता है, उसके लिए वो विश्व कहलाता है। मेरी बात को समझ पाए? आज हम हिंदुस्तान के अलावा बहुत सारे देशों को जानते हैं, इसलिए हमारा वो विश्व है। मान लो कि आने वाले समय में और भी देशों की खोज हो जाए या और भी ग्रहों पर देश मिल जाए, लोग मिल जाए, तो आपके लिए वो विश्व होगा। तो जिस एरिया को हम जानते हैं वो हमारी नजर में विश्व कहलाता है। तो उस जमाने में यूनान से लगाकर भारत तक ये वाला जो इलाका है, ये लोग एक दूसरे को जानते थे। तो इनकी नजर में विश्व क्या हुआ? ये वाला इलाका। यानी यूनान के निवासियों को भारत तक जानकारी थी, भारत के आगे क्या है वो पता नहीं था, और भारत वालों को भी यूनान तक जानकारी थी, यूनान के आगे क्या है वो पता नहीं था। तो उनकी नजर में वो विश्व है। इसलिए ओलिंपिया ने अपने बेटे अलेक्जेंडर को कहा कि वह विश्व विजय करे, यानी इस वाले इलाके को जीते। और अलेक्जेंडर सिकंदर शुरू हो गया। उसने सबसे पहले अपने बाप फिलिप को मार के मैसिडोनिया पर कब्जा किया, फिर यूनान पर कब्जा किया, फिर वर्तमान मिस्र जिसे इजिप्ट कहते हैं वहां कब्जा किया, अरब पर अधिकार किया, फारस ईरान पर अधिकार किया। अधिकार करता करता वह आ चुका था वर्तमान सिंधु नदी तक। सिंधु नदी तक आ चुका था सिकंदर। जैसे कि सिकंदर को यूनान में अलेक्जेंडर कहते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी उसे सिकंदर कहते हैं। वैसे यूनानियों की भाषा में सिंधु नदी को इंडस कहते हैं, ठीक है। और इंडस के उस साइड वाले उसको हिंदुस्तानी कहते हैं, ठीक है। देखिए, सिकंदर विश्व विजय करता करता आ गया था सिंधु नदी तक, और सिकंदर सिंधु नदी तक पहुंचा तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में
एक राज्य था जिसका नाम था पौरव राज्य। सिंधु और झेलम नदी के बीच में एक राज्य था जिसका नाम था पौरव राज्य। पौरव राज्य के राजा थे महाराज पुरुषोत्तम, जिसे इतिहास की पुस्तकों में पोरस कहा जाता है, क्योंकि यूनानी लोग पुरु को पोरस कहते थे। हम यूनानी लैंग्वेज के हिसाब से ही भारतीय इतिहास पढ़ते हैं। कुछ देर पहले कहा था मैंने आपको कि हिंदुस्तान का इतिहास काफी झूठ लिखा गया है, क्योंकि 190 साल तक इस गोरी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया हिंदुस्तान में? यही तो काम किया। यहां के धन को ही नहीं लूटा, यहां की ज्ञान, यहां की शिक्षा प्रणाली को भी काफी चोट पहुंचाई। और वही चीजें हम पढ़ते हैं, वो चीजें हम नहीं पढ़ते जिससे देश एकता के सूत्र में बंधे, वो चीजें हम नहीं पढ़ते जिससे देश में देश के प्रति प्रेम जागृत हो। हम वो चीजें पढ़ते हैं जिससे हिंदू मुसलमान हो, जिससे दलित सवर्ण हो। और ये सब रणनीति थी ब्रिटिश सरकार की। 190 साल तक डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। शिक्षा प्रणाली ही ऐसी पकड़ा दी जाए कि कभी हिंदू मुस्लिम, कभी दलित सवर्ण एक हो ही नहीं पाए। और उसी शिक्षा प्रणाली को उसके बाद वाली सरकारों ने भी जारी रखा। यानी आप सोच के देखिए, सरकारों और ब्रिटिश का एक ही काम था। खैर, वो हमारा काम नहीं है डिस्कस करना, लेकिन फिलहाल कुछ बात मेरे दिल पे लगी तो मैंने आपको शेयर कर दी। हालांकि इस पर डिस्कस करने लायक अगर मैं बैठूं तो मैं 10 घंटे तक मेरी जुबान छुप ना रहे। एक एक चीज, एक एक बारीकी के साथ में मेरे पास में प्रमाण है। सारी चीजें जानता हूं, इतिहास की एक एक बारीकी जानता हूं। लेकिन हमें इतिहासकार नहीं बनना है, हमारा तो काम है गोला राइट करना। आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो मिल जाएगी। लेकिन पूरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम दो पहलुओं से इस बात की चर्चा कर रहे हैं। सवाल भी बनाया जा सकता है और वास्तव में हिंदुस्तान के इतिहास के साथ में क्या हुआ था वो भी देखते हैं। देखिए, सिकंदर आया था झेलम नदी तक, और सिकंदर और महाराज पुरुषोत्तम के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था झेलम नदी का युद्ध, जिसे यूनानी भाषा में हाइडेस्पस का युद्ध कहते हैं। हाइडेस्पस, यूनानी लोग झेलम को हाइडेस्पस कहते हैं। ठीक है, झेलम नदी का युद्ध हुआ था महाराज पोरस और सिकंदर के बीच में लगभग 325 ईसा पूर्व के आसपास, मान के चलिए आप। ठीक है, इस युद्ध का निर्णय क्या रहा अभी भी विवाद का विषय है, लेकिन भारतीय पुस्तकों में लिखा हुआ है कि इस युद्ध में सिकंदर जीत गया और पोरस हार गया। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह बहुत ही उलट है।